मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। तो देश को पेटू बना दिया गया है, नेताओं के पीछे स्वार्थी बना दिया गया है। समाज का नेतृत्व, थाना, पुलिस, संस्थानों को लोक उपक्रमों में कानून का दुरुपयोग करके जनता को शोषण करने की व्यवस्था स्थापित कर दी गई। ये तो अंग्रेजों की चाह थी। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कानून के तहत गवर्नमेंट उसका प्लानिंग ही था अंग्रेजों का कि हम जाए तो जाए, लेकिन अप्रत्यक्ष मेरा शासन भारत में बना रहा है। और वही हुआ। अंग्रेजों के जाने के पहले जो देश की स्थिति थी उससे भी ज्यादा लूटपाट बदतर होता गया। पहले पतले पाइप से लूट होता था, अब मोटे पाइप से हो रहा। तो देश को लूट रहे हैं, अपने लोग लूट रहे हैं। HBHW न्यूज़, हम हैं आपके दिल की धड़कन और यह है आपका अपना चैनल। हमसे जुड़ने के लिए हमें करें सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। नमस्कार। आज हमारे साथ एक विशेष मेहमान डॉक्टर राजू कुमार विद्यार्थी हैं, जो राजीव दीक्षित भारत निर्माण ट्रस्ट के संस्थापक और स्वधर्म संदेश पत्रिका के संरक्षक हैं, जो बिहार मगही अकादमी के पूर्व निदेशक भी रह चुके हैं। तो आइए हम राजू कुमार के क्या जवाब हैं इनके श्रीमुख से सुनते हैं। तो सबसे पहले विद्यार्थी जी, आप बताएं कि राजीव दीक्षित जी को आप कब से जानते हैं, और जब पूरा देश उनको जानता ही नहीं तो अपने जीवन का इतना बहुमूल्य समय आप क्यों बर्बाद करते हैं? राजीव भाई को मैं जाना था जब उनकी मृत्यु हुई, उसके 4 दिन बाद जब उनके विचारों को मैं सुना, आई ओपनिंग लेक्चर में जो सुना, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं जो PhD किया वो बेकार था तो करना। क्योंकि देश के विषय में जो उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ही भारत का संविधान है, PhD करने के बाद भी मुझे इन बातों की जानकारी नहीं थी। इसीलिए मुझे लगा कि भारत की शिक्षा पूरी तरह से देश हित की भावना से प्रभावित नहीं थी। मैं उसके बाद राजीव दीक्षित के विचारों को लगातार सुनता चला गया। प्रतिदिन 18 घंटा में सुना, और लंबे समय तक सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि इनके विचारों को अगर भारत के हर व्यक्ति तक पहुँचाया जाए तो शायद देश का हित हो सकता है। और मैं इसी भावना को लेकर के काम करने का मन बना लिया, क्योंकि मेरे मन में ये भाव बना हुआ है कि विचार से बड़ा कुछ होता नहीं, और दुनिया में कोई भी बदलाव हुआ विचार से ही हुआ है। इंसान जो है वो भाव का भूखा है। जब आपके अंदर पवित्र भाव होंगे, ईमानदार चरित्र होंगे, तभी उसका प्रभाव समाज पर पड़ता है। तो राजीव भाई ने जो भी बात बोला वो देश के लिए बोला, अपने लिए कुछ भी नहीं बोला, दूसरे के हित के लिए बोला। इसीलिए मुझे लगा कि उनके विचारों पर अगर देश के लिए काम किया जाए तो निश्चित ही देश में बदलाव होगा। देश की जो हालात है, देश के लोगों की जो दशा है, उस स्थिति में मतलब कि यह जरूरी हो जाता है कि देश के विषय में काम करने की। यह दुर्भाग्य भारत का कि यहाँ के लोग अंग्रेजों के विचारों से प्रभावित हैं और अंग्रेजों के कार्यशैली के अनुसार ही अपने जीवन को निर्धारित कर लिए हैं। जबकि भारतीय सभ्यता, संस्कृति, परंपराओं के विषय में जिस तरह से राजीव भाई ने बताया है, अगर उस तरह से अगर चलने की प्रवृत्ति देश के लोगों के बीच बढ़ाया जाए तो शायद बहुत जल्द देश पुनः नए सिरे से अपनी पूर्वत स्थिति में विश्व गुरु के रूप में खड़ा हो सकती है। विद्यार्थी जी, आप यह बताएं कि राजीव दीक्षित के जो विचार हैं भारत के निर्माण में क्या प्रासंगिकता रखते हैं? देखिए, मौलिकता है उसमें, जमीनी स्वरूप है, राष्ट्रभक्ति की जज्बा जो है उसका स्पष्ट दर्शन है, जीवन दर्शन है, विचार क्रांति अभियान का दर्शन मिलता है। भारत के विषय में जो जानकारियाँ दी गई वो भारत के बच्चों को पढ़ाया ही नहीं जाता है। इसीलिए देश के लिए जो जरूरी टेक्स्ट है, जो बताना जरूरी है, उसकी सही जानकारी उसमें मालूमात दी गई है। इसीलिए उनके विचार को अगर कोई सुनता है, मान लीजिए कोई भटका हुआ आदमी है, कोई चोर है, कोई उचक्का है, चरित्रहीन है, नशेड़ी है, उनके विचारों को, कोई बीमार है, अगर उनके विचारों को संबंधित विषयों पर अगर अध्ययन करे तो निश्चित ही उसके जीवन में भयंकर परिवर्तन आता है। वो अपने आप को सुधार लेता है। जैसे कि मैं राजीव भाई से पहले जब तक नहीं जानता था, सिगरेट पीता था, मांस भी खाता था, लेकिन मांसाहार से हानियाँ, नशा मुक्त आंदोलन पर जो उनके विचार हैं सुने, तो आज तक ये चीज़ें हम नहीं ले पाए।
तो मेरी ये समझ है कि उनके विचारों पर चलने से देश में बदलाव होगा। आज जिस व्यक्ति से पूछिए कि आपको स्वतंत्र भारत में कैसा लग रहा है, तो अधिकांशतः लोग मिल जाएंगे कि इससे अच्छा तो अंग्रेजों का शासन था। तो आप बताएं कि ये जो आज़ादी लाखों करोड़ों लोगों की कुर्बानियों से हम लोग को प्राप्त हुआ है, हम लोग शहीदों का गुणगान 15 अगस्त 26 जनवरी को करते रहते हैं, तो यह मानसिकता कैसे बन चुकी है कि आज से बेहतर अंग्रेजों का शासन था? सबसे पहली बात तो है कि अंग्रेजों का शासन बेहतर था। जो लोग ये कहते हैं उन लोगों को अंग्रेजों के दमन के विषय में स्पष्ट जानकारी नहीं है। ये देश की हालात जो है सोने की चिड़िया थी। 1831 में जब अंग्रेजों ने आर्थिक सर्वेक्षण कराया था विश्व का, तो उसमें उसको पता चला था कि भारत जो है विश्व में सबसे ज़्यादा व्यापारिक कंट्री है, सबसे ज़्यादा आय प्राप्त करने वाला कंट्री है। और उसने योजना बनाया, 34,735 कानून इस देश पे लागू किए। समय समय पर भारतीयों को 90 पैसा चला जाता है, 10 पैसा में 97 आदमी जीता, तो गरीबी का मुख्य कारण नहीं है। गरीबी हो नहीं सकती। देखिए, जब कोई कहता है हमसे कि राजू जी गरीबी है, शिक्षा है, बेकारी है, बेरोजगारी है, असमानता है, आतंकवाद है, मैं बड़ी चिंतित होता हूँ, बड़ी हंसता हूँ। ये सारी समस्याएं सरकारों द्वारा बनाई है। आज़ादी के बाद जितनी समस्या ये पनती है, ये सरकार ने बनाया है। ये स्वतः सामाजिकृत नहीं है। सरकार द्वारा, व्यवस्था द्वारा, कानून द्वारा, जो अंग्रेजी कानून चल रहा है, जो लूट की व्यवस्था अंग्रेजों ने बनाया था, व्यवस्था लूट की हो, आपका लूट नहीं होगा, ऐसा कैसे संभव है? बचपन से हमने सुना है कि आज़ादी के कालखंड में जो हमारा रुपया था, बहुत ज़्यादा क्रय शक्ति थी उसकी, और अभी जो रुपये की स्थिति है बहुत दयनीय स्थिति में चली गई है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमने अपने पत्रिका में एक अन्वेषणात्मक आलेख छापा था, रुपये का रहस्य, गुलामी का सच। उस आलेख को अगर कोई भारत में पढ़े तब समझ में आ गया कि कैसे अंग्रेजों ने रुपये का कूटकरण करके 1860 में एक कानून बना था कि रुपये का अवमूल्यन अपराध है, और जो व्यक्ति रुपये का अवमूल्यन करता है उसको या तो आजीवन कारावास की सजा या मौत की सजा के प्रावधान था। लेकिन भारत के किसी भी चीज़ का मानकता को बदला नहीं जाता। जैसे समय की मानकता है, समय की मानकता क्या है? सेकंड, मिनट, घंटा। जी। दूरी की मानकता किलोमीटर। रुपये की मानकता है सिक्का। मानकता सिक्का था। और भारत की मानकता क्या थी? सोने का सिक्का और चांदी का सिक्का। तो मानकता को तोड़ करके कैसे इस देश को बर्बाद किया और कैसे अंग्रेजों ने लूटा भारत को, ये बात देश के लोगों को बताने की जरूरत है, पहली बात। दूसरा बात, अगर देखिए तो आज़ादी के दिन 1917 में 1 रुपया बराबर $17 था, 1917 में। और 1947 में आज़ादी के दिवस में 1 रुपया बराबर $1, 1 स्टर्लिंग पाउंड। तो आखिर क्या हुआ इस देश में कि रुपये की मान्यता गिरती चली गई? ये रुपये की मान्यता नहीं गिरी है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र, वर्ल्ड बैंक और IMF के षड्यंत्र के शिकार। और IMF जो शर्तें भारत सरकार को कहती कि मानिए तब हमको लोन देंगे। तो भारत में क्या हुआ कि जब आज़ादी थी तो 1 रुपये का कर्ज नहीं था, लेकिन राज्यों पर 70 लाख करोड़ और केंद्र पर 70 लाख करोड़, माने 140 लाख करोड़ रुपया देश पर कर्जा है। अगर 140 लाख करोड़ को देश में अगर खर्च किया जाता जनता पर, तो हर व्यक्ति के घर पर हेलीकॉप्टर उतरता, हर व्यक्ति के हिस्से में 50 करोड़ रुपया हो जाता, और पूरे देश को अगर पैसे में बांट दिया जाता तो सोने का पूरा सड़क बन जाता। तो ये पैसा गया कहाँ? इस देश के नेता, मंत्री, विधायक जिन लोगों के पास करोड़ों करोड़ आज निकल रहे हैं, इन लोगों ने देश को लूटा है। और जो व्यक्ति देश के लुटेरे पर अंकुश लगा रहा है, उसके विरोध में देश में माहौल बनाया जा रहा है, धरना, प्रदर्शन। और उसको कहा जाता है कि पार्टीबाजी कर रहा है, अपने दल के लोगों को नहीं कर रहा है। अरे पहले जो कर रहा है वो गलत कर रहा है या सही कर रहा है, ये देखने की जरूरत है। हम सच्चाई को देखना नहीं चाहते। हम लोभी, स्वार्थी और सर्ववादी, चरित्रहीन हो चुके हैं। हम अपने स्वार्थ में गलत लोगों की संगति में चले जाते हैं। जब समाज की व्यवस्था ही विद्रुप हो जाती है, जब सारा समाज लूट की व्यवस्था में कूट हो गया है आज़ादी के 75 वर्ष में, तो देश में क्रांति की माहौल बने, ये बड़ी परेशानी का सबब दे देता है। जैसा कि आपने कहा कि $1 की कीमत
एक रुपए के कीमत जो है $18 $17 $17 1917 जी 1917 में। फिर आपने बताया कि आज़ादी के समय 1947 में $1 1 पाउंड 1 रुपए के बराबर था। जी। तो इतना जो अवमूल्यन हुआ, इसका कोई प्रमाण है? आपने यह भी कहा कि रुपए का प्रमाण है तो अवमूल्यन- गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब शर्तें दिया है वर्ल्ड बैंक ने, वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड चीज है, वो तो बताता है खुद। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिकॉर्ड देखिएगा तो आपको पता चलेगा कब कब कितना अवमूल्यन हुआ, किन कारणों से हुआ, ये भले नहीं बताता हो, लेकिन जिन शर्तों के साथ होता है वर्ल्ड बैंक और IMF की जो शर्तें हैं, उसको अगर आप जानिए तो वो कहता है कि अपने देश के तरक्की के मामले पर रोक लगा दो। गुलामी का प्रक्रिया जो दुनिया में चल रहा है, लूट की व्यवस्था, जब तक स्वदेशी आचरण के बल पे अपने देश की अर्थव्यवस्था और देश के लोगों के हितों की रक्षा के लिए योजना नहीं कार्यान्वित किया जाएगा, तब तक देश का भला नहीं हो सकता है। जब रुपए का अवमूल्यन कर नहीं सकते हैं तो सरकार 1860 का जो अवमूल्यन कानून है जो अंग्रेजों का बनाया हुआ है, उसके तहत देखा जाए तो सब दोषी हैं। लेकिन व्यवस्था इतनी विद्रूप है, जनता इतनी भटकी हुई है, जनता इतना विखंडित कर दिया गया है, जनता को लोभी, स्वार्थी और सर्वादी बना दिया गया है ताकि वो विखंडित रहे, और जब संगठित हो जाएगा तो उन लोगों का हालत खराब हो जाएगा। इसलिए देश की जनता लोभी बन गई, स्वार्थी बन गई, अवसरवादी बन गया है। अब उसको देश की चिंता का तो पेट की चिंता में लगा हुआ है, तो देश को पेटू बना दिया गया है, नेताओं के पीछे स्वार्थी बना दिया गया है। समाज का नेतृत्व, थाना, पुलिस, संस्थानों को लोक उपक्रमों में कानून का दुरुपयोग करके जनता को शोषण करने की व्यवस्था स्थापित कर दी गई। ये तो अंग्रेजों की चाह थी। 1835 के कानून के तहत 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कानून के तहत गवर्नमेंट उसका प्लानिंग ही था अंग्रेजों का कि हम जाए तो जाए, लेकिन अप्रत्यक्ष मेरा शासन भारत में बना रहा है। और वही हुआ। अंग्रेजों के जाने के पहले जो देश की स्थिति थी, उससे भी ज़्यादा लूटपाट बदतर होता गया। पहले पतले पाइप से लूट होता था, अब मोटे पाइप से हो रहा है। तो देश को लूट रहे हैं, अपने लोग लूट रहे हैं, और ये लूट समाज में अंतर आधारित व्यवस्था को पैदा कर रहा है। ये दुर्भाग्य की बात है। जी, आज़ादी के पहले हमारे पास सुविधाएं नहीं थी, संसाधन नहीं थे उस तरह से, फिर भी हम लोगों ने, हमारे शहीदों ने इतना अपना सब कुछ सर्वस्व त्याग करके आज़ादी दिलाई। लेकिन आज़ादी के बाद बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, फिर भी आज इतना विखंडन क्यों है? क्यों एक बदलाव नहीं आ पा रहा है? देखिए, सबसे बड़ी समस्या है कि पहले सहकारिता था, सहयोग था, विश्वास था, भाईचारा था। जब समाज में 4 गुण थे तो सामाजिक समरसता था। अब ये परिवार टूट गया, संयुक्त परिवार था। एक अज्ञानी आदमी न्याय करता था परिवार में, और उसके न्याय को सभी लोग स्वीकार करते थे। लेकिन जब से पैसे का प्रकोप बढ़ाया गया, वैश्विक आचरण आया, और भारत में जब पैसे का प्रकोप बढ़ा तो सामाजिक समरसता टूट गई, और पैसे को सुरक्षा लोग समझ पाए। भले ही उससे सुरक्षा मिलता हो या नहीं मिलता हो, लेकिन पैसे के पीछे चलने के बाद जीवन ज़्यादा असंतुष्ट हुआ है। सहकारिता, सहयोग, विश्वास में ज़्यादा संतुष्ट। वह है हमारे अंदर जो वास्तविक ज्ञान था भारत का, उस ज्ञान को कमज़ोर करना। जो पढ़ाई लाएगा अंग्रेजों द्वारा 1858 में जो 1858 में जो यहाँ पर एक शिक्षा नीति आई है ना, वह शिक्षा जो अंग्रेजों की शिक्षा आई, उसने भारत में भारतीय इतिहास को दबा दिया और बेतुका विषयों को समाज में प्लांट किया, जिसके कारण मैकाले ने 2 फरवरी 1835 को जो हाउस ऑफ कॉमन में कहा, उसके अनुरूप आज देश में चरित्र दिख रहा है बच्चों का। जी, तो आपने इसका कारण बताया, आपके अनुसार से समाधान क्या है फिर इसका? सबसे बड़ा समाधान है कि देश के लोगों को जगाना। जब तक समाज में शिक्षा का जो सही स्वरूप है वो नहीं जाएगा, समाज में जब तक चिंतन समतुल्य नहीं होगा, लोभ, लालच, स्वार्थ, अवसरवाद की जो बुनियाद डाल दी गई है, उसके विपरीत जो हमारे यहाँ संस्कार और संस्करण का ज्ञान था, उसको नहीं हम पहुँचाएंगे, तब तक देश में बदलाव की स्थिति नहीं है। और इस चीज़ को हम राजीव दीक्षित के विचारों में बहुत स्पष्टता के साथ सरल ढंग से प्रस्तुति देखे हैं। अगर वो उस विचार को कुछ साथी जो राजीववादी खुद को कहते हैं, जो स्वयं में ही भटकाव में है, अगर वो साथी वास्तव में ईमानदारी से अपने आप को स्थिर करें और राष्ट्र को समर्पित होकर के अपना जो सामर्थ्यपूर्ण समय है
उसका सदुपयोग करें तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये विचार हर घर का भाव बन जाएगा। और जब समाज में जागृति आएगी तभी संगठन और निर्माण की गतिविधि बढ़ सकती है। अन्यथा देश को बदलना आज के हालात में बहुत कठिन कार्य है, क्योंकि मोदी ऐसा व्यक्ति जो सकारात्मक है, बहुत सारी परेशानियां उसके साथ है, जिसके कारण बहुत सारे जनहित के जो काम करने चाहिए नहीं कर पाता है। जैसे महंगाई के मामले में मेरे मोदी जी से बहुत मतभेद है कि देश की जनता का क्रय शक्ति वो नहीं देख पाते हैं, और बेतहाशा कर की व्यवस्था होता है। जीएसटी काउंसिल ने जो निर्णय किया वो मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि हम भी प्रभावित हैं, मेरे पास भी तो धन नहीं है। तो इसीलिए हम गरीब आदमी हैं और गरीब के लिए चिंता करते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। इसीलिए कभी कभी राजीव भाई कहते थे पॉलिटिकल पार्टी से आशा नहीं कर सकते, सभी एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो मैं इसीलिए जो स्थितियां बनी हैं जातिवादी व्यवस्था के तहत जो बिहार की राजनीति चलती है, उसमें इन लोगों ने जिस तरह से वोट का प्रबंधन किया है नीतीश कुमार ने, उससे तो ये लगता है कि बिहार के सरकार में तो ये निश्चित तौर पे लंबे समय तक शासन कर सकते हैं। लेकिन केंद्र में मोदी से अच्छा मुझे कोई दूसरा नहीं लगता, और मैं चाहता हूं कि इस देश का अगर भाग होगा तो मोदी को बिहार के जनता लोकसभा चुनाव में जरूर मदद करेगी। हम पार्टीबाजी के आधार पर नहीं चिंतन करते हैं, हम देश के हित के आधार पर चिंतन करते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि बिहार में नीतीश के साथ जो राजद का गठबंधन है उसकी सरकार ईमानदारी से जनता के लिए काम करे, और जो वंचित हैं जिनके साथ अन्याय हुआ आज़ादी से अब तक, उन लोगों के हित में काम हो। लेकिन केंद्र में जिस तरह से मोदी जी का प्रयास है सकारात्मक है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के आधार पर कुछ कमियां हैं जो किसी विशेष कारण से वो उस कमियों पर रोक नहीं लगा पा रहा, जैसे महंगाई है, मैं पूंजीपतियों को समर्थन की बातें, इन चीज़ों पर थोड़ा सा मेरा मन संशय में होता है कि आखिर इतना अच्छा काम करते हुए भी जनता पे इस तरह से बेतहाशा कर लगाना या जनता को कष्ट में डालना, जनता की क्रय शक्ति की चिंता नहीं करना, ये सब जो मोदी का है वो कहीं कहीं मुझे उदास करता है। लेकिन कुछ समस्याएं जो है भारत की व्यवस्था में, जो देशद्रोही या भारत विरोधी लोग हैं उनके कारण भी काम करने में, जो संविधान की व्यवस्था है उसके कारण भी न्याय की व्यवस्था इतना कमज़ोर है जिसकी वजह से वो उचित काम नहीं कर पाते हैं। फिर भी उन्होंने देश और दुनिया में जो भारत के लिए शान शौकत और विकास के रास्ते खोजे हैं, उससे मुझे वो देश के लिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उनसे बेहतर कोई दिखाई नहीं देता है। जी, कई बार मैं सोचता हूँ कि चाहे वो प्रदेश की व्यवस्था हो चाहे वो देश की व्यवस्था हो, तो जो भी मंत्रालय है, जो भी विभाग हैं, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, पर्यावरण हो, संस्कृति मंत्रालय हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों को यह पद दिया जाता है उनका कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं रहता है। तो आप क्या समझते हैं कि उन विभागों को, उन मंत्रालयों को बेहतर लोगों का भला हो, इसमें आपकी क्या राय है? इसमें क्या दरअसल में जो पॉलिटिकल राजनीतिक व्यवस्था है, इस व्यवस्था में समाज के सच्चे सेवक देश की सेवा में पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि जो प्रति उसका आधार है जाति, धन और क्राइम। जो अच्छे कार्यकर्ता उनके पास धन नहीं है, क्राइम नहीं है ना, जातिवादी नहीं होंगे, राष्ट्र की सोचने वाला आदमी जातिवादी नहीं है। तो जब जाति, धन और पैसे के आधार पर, क्राइम के आधार पर जब राजनीति की बुनियाद है, तो जो उससे निकलने वाले लोग हैं उससे आप कैसे आशा कर सकते हैं कि देश हित के लिए काम करेगा। इसीलिए जो लोग नेतृत्व के रूप में जाते हैं और बेतहाशा जो पावर ले लिया, अधिकार, जो जन विरोधी, जनता कंगाल है, नेता मालामाल है ना, लूट की व्यवस्था अंग्रेजों ने चला दिया कि ये लोग लुटेरा रहेगा तो जनता कंगाल रहेगा तो हमारी गुलामी रहेगी। तो ये सब जो षड्यंत्र है पूरी तरह से प्लॉटेड प्लान के तहत देश चल रहा है, और इसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव भी है, राष्ट्रीय व्यवस्था पे बैठे हुए लोग जिनकी संख्या जो है, लुटेरों की संख्या ज़्यादा है। तो एक आदमी गांधी बन के या बहुत महान बन करके देश को सुधारना चाहे, तो आपको लगता है जैसे मोदी जी ने बहुत अच्छा प्रोग्राम दिया और अग्निपथ। अग्निपथ मेरे जीवन में अग्निपथ से कोई राष्ट्र के लिए बेहतर प्रोजेक्ट नहीं हो सकता है कि हर बच्चे को 17 से 25 में, जो नालायक बच्चे होते हैं, जो आवारागर्दी में चले जाते हैं, पढ़ाई लिखाई से टूट जाते हैं, उस काल में 1 रुपया नहीं कमा पाते। कोई बच्चे 25 से उम्र में 24-25 लाख रुपया नहीं कमाता है, लेकिन उस काल में करोड़ों रुपया लगाकर, जबकि अभी नियम है सेना में कि जो सेना में बहाल होता है 15 वर्ष के पहले उसको VRS नहीं दिया जाता है।
लेकिन इन्होंने 25 वर्ष में ही उसको निकाल दिया सेना से, ताकि देश में सेना की संख्या करोड़ों में हो जाए। और ये बच्चे जो निकले राष्ट्र के अन्य सेवा क्षेत्रों में जाए, चूँकि उनका उम्र 20 बार हो नहीं हो रहा है, उसका उम्र अभी नौकरी का है, तो जो योग है वही ना कम्पीट करेगा कहीं भी। तो इसको योग बना के अगर इंस्पेक्टर वो बनता है तो ईमानदार बनेगा, राज्य पुलिस में आएगा, अर्ध सैनिक में जाएगा, तो जहाँ जाएगा जो राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत बच्चे होंगे तो समाज में जो अराजकता है उस पर रोक लगेगी। और देश को करीबन जो अभी 60 वर्ष में मतलब कि 15 लाख करीबन हमारी सेना है, अब 60 वर्ष में हमारे पास करीबन करोड़ों सेना हो जाए तो देश में अप्रत्यक्ष रूप से देश की रक्षा के लिए हर घर घर में अगर सेना है तो देश की रक्षा तो हो पाएगी ना। तो ये तो अच्छी बात है, अच्छी सोच है। इसीलिए देश में भटकाव की जो स्थिति है उसके विषय में आप हम हैं आपके दिल की धड़कन और यह है आपका अपना चैनल। हमसे जुड़ने के लिए हमें करें सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक।